हेलो स्टूडेंट। तो अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ रहे थे परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत में अपने पढ़ लिया डाल्टन मॉडल, पढ़ लिया थॉमसन, पढ़ लिया और रदरफोर्ड मॉडल को कंप्लीट कर लिया। तो उन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या उसकी कमियां थी, ये सब के बारे में अपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट परमाणु सिद्धांत हम पढ़ते हैं बोर मॉडल। बोर का परमाणु सिद्धांत या बोर मॉडल। बोर मॉडल, बोर मॉडल के बारे में हम जानते हैं। तो बोर मॉडल किसने दिया था? नील्स बोर ने यह प्रस्तुत किया था। और इन्होंने क्या किया कि जो परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन रख रहा है, केवल एक इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीसीज के लिए यह लागू हो पाया था। या इसको बोल सकते हैं कि यह जो हाइड्रोजन परमाणु की संरचना को समझाने के लिए यह अपना मॉडल दिया था, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाह्यतम जो कोष होते हैं, कक्षाएं होती हैं, उनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसलिए इसको हाइड्रोजन का परमाणु प्रतिरूप भी कहते हैं। एक बात ये जरूर ध्यान रखें कि केवल एक इलेक्ट्रॉन, ये किसके लिए दिया गया था? केवल एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु के लिए लागू हुआ था। ये परमाणु के लिए दिया, परमाणु के लिए दिया था इन्होंने। आधार किस किस पे आधार पर दिया? क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। आधार किसको बताया? क्वांटम सिद्धांत के आधार पर नील्स बोर ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब देखते हैं इनके मुख्य बिंदु क्या क्या थे। मुख्य बिंदु यानी इन्होंने अपना जो मॉडल दिया, उनकी क्या क्या विशेषता थी, मतलब क्या क्या बताया परमाणु के बारे में। तो सबसे पहली बात बताई कि इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु के बीच में या केंद्र भाग में क्या पाया जाता है? नाभिक। और इस नाभिक में ही धनावेश और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। या आप कह सकते हैं कि इसके नाभिक में क्या पाए जाते हैं? पी व एन पाए जाते हैं। ई कहाँ होंगे? ई मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाह्यतम कक्षाओं में क्या करते हैं? लगातार चक्कर लगाते हैं। कि ये मान लो ये परमाणु है और इसका परमाणु का जो केंद्रीय भाग हो नाभिक, नाभिक में क्या पाए जा रहे हैं? पी प्लस एन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई, जो परमाणु होता है, ये नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्योंकि ये वर्ताकार पथ हो गए इनके, ये क्या हो गए? वर्ताकार पथ हो गए। इन वर्ताकार पथों को हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, कोष कहते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं। नाभिक के चारों ओर जिन इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है उस या उन पथ को क्या कहते हैं? कक्षा, कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस नाभिक के चारों ओर क्या पाए जा रहे हैं? एक सकेंद्रीय वर्तों के रूप में क्या पाई जा रही है? कक्षाएं पाई जा रही है, कोष पाए जा रहे हैं। ठीक है। और इन कोषों का जो मान होता है वो क्या होता है? एक पूर्णांक के रूप में होता है। पूर्णांक के रूप में कैसे होता है? सकेंद्रीय वर्तों के रूप में ही पाए जाते हैं। कक्षाएं क्या पाई जाती हैं? कक्षाएं, जो कक्षा होती है वो नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय वर्तों के रूप में होती है। सकेंद्रीय वर्त के रूप में उपस्थित होती है। और इन कक्षाओं का जो मान होता है वो एक पूर्णांक के रूप में होता है। मान किस रूप में होगा? मान पूर्णांक के रूप में होता है। पूर्णांक कैसे? कि भाई 1 2 3 4 आगे चलता रहेगा। या इनको क्या कहते हैं हम? के, यानी जो पहली कक्षा होगी इसको के कह देंगे, दूसरी को एल एम एन। ठीक है, के एल एम एन ओ आगे चलता रहेगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट ये बात आती है कि इलेक्ट्रॉन किन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। क्योंकि कक्षाएं क्या है? एन। क्योंकि ये जो मैंने बताया कि कक्षाएं नाभिक के चारों ओर केंद्रीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, या ये इनको पूर्णांक के रूप में होती है, 1 2 3 होती हैं। पूर्णांक मतलब एन के रूप में होती है, नंबर होते हैं ये 1 2 3 4 5।
ठीक है। अब किन कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, इस बात का इन्होंने नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें इनका कोणीय संवेग, जिनमें इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें इसका कोणीय संवेग, क्या कोणीय संवेग का मतलब mvr कितना होगा, NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूरा गुणज में होता है, पूर्ण गुणज होता है। अब यहां पर m क्या हो गया, m का मतलब मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v की बात करें, v क्या है, वेलोसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग, किसका, इलेक्ट्रॉन का वेग। और r क्या आ गई, त्रिज्या, रेडियस, किसकी त्रिज्या, जिस बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। और h क्या होता है, n नंबर, संख्या कौन सी, कि कौन सी कक्षा में स्थित है, पहली में है, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, या कौन सी कक्षा में स्थित है, वो नंबर। और h क्या आ गया, प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक क्या होता है, जिसका मान ताप दाब द्वारा कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता, ठीक है। वो क्या होते हैं, स्थिरांक होते हैं, नियतांक होते हैं, ठीक है। और दो कांस्टेंट है और पाई है, ठीक है। चार समझ में आ गए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जैसे जैसे इन कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे इन कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ऊर्जा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब n का मान बढ़ाने पर, अगर ऐसे हम लिखें कि n का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, क्योंकि n बढ़ेगा, मतलब n का मतलब कोषों की संख्या, n का मतलब क्या है यहाँ पर, कोषों की संख्या, कोषों की संख्या। अब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कंटिन्यू बढ़ेगा। तो n का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है, ठीक है। और याद रखना कि सबसे कम ऊर्जा कौन सी कक्षा की होती है, फर्स्ट कक्षा की, ठीक है। सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, पहली कक्षा की, पहली यानी कि किसकी होती है, के की होती है, ठीक है। और एक बात जरूर याद रखने कि जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्थायित्व में क्या होगी, कमी आती जाती है। यानी कि ऊर्जा और स्थायित्व में क्या होता है, एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर स्थायित्व को बढ़ाना है तो ऊर्जा को कम करना पड़ेगा, अगर ऊर्जा ज्यादा है तो उसका स्थायित्व कम रहेगा। यानी कि जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे कि कोषों की संख्या बढ़ रही है, मतलब नाभिक से दूरी बढ़ रही है, कोषों की दूरी बढ़ रही है तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो इसका स्थायित्व क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। नेक्स्ट की बात करें कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार वर्ताकार कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो वह किसी प्रकार की ऊर्जा का न तो अवशोषण करता है न ही उत्सर्जन होता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इन वर्ताकार कक्षाओं में क्या कर रहा है, लगातार चक्कर लगा रहा है, तो यह अपनी ऊर्जा में किसी प्रकार की कमी नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते समय किसी प्रकार की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। या जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षों में चक्कर लगाता है तो तो यहाँ से चेंज कर देते हैं इसको, चक्कर लगाता है तो अपनी ऊर्जा में क्या नहीं करता, कमी नहीं करता, अपनी ऊर्जा में कमी नहीं करता। मतलब न तो अवशोषण करेगा न ही उत्सर्जन करेगा। फिर बात आती है कि भाई अगर
किसी प्रकार की ऊर्जा में कमी नहीं हो रही, मतलब न तो अवशोषण कर रहा है नहीं उत्सर्जन कर रहा है, तो ऊर्जा आती कहाँ से या अवशोषण क्यों करता है कोई परमाणु। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि इसको मिटाऊं मैं, इसलिए इसके लिए इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 7वां, कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है ऊर्जा का अवशोषण करे, मान लो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है। अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु अगर क्या कर रहा है ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, तो अवशोषण करने के कारण क्या करेगा, ये जिस ऊर्जा स्तर में, मान लो ये नाभिक है, ये नाभिक का पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन स्थित है। अब ये क्या कर रहा है ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, इसको क्या करवा रहे हैं ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। अवशोषण का मतलब ग्रहण करेगा। अब ग्रहण करके ये क्या करेगा, इस निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यानी कि जब ऊर्जा का अवशोषण होता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ पर चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। उच्च ऊर्जा स्तर में कैसे चला गया, क्योंकि इसको क्या मिल रही है ऊर्जा मिल गई, और ऊर्जा अगर मिल जाती है तो ये कहाँ पर चला जाता है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है। फिर मान लो अगर इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा हो, उत्सर्जन कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन का नहीं, ऊर्जा का क्या हो रहा हो, ऊर्जा का क्या हो रहा हो, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या हो गया, बाहर निकल रही हो या बाहर निकल रही हो। बाहर निकल रही हो तो क्या होगा, मान लो ये क्या है नाभिक है, नाभिक से ये इसकी बाह्यतम कक्षाएं हैं, यहाँ पर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन स्थित है, ये ऊर्जा क्या कर रहा है उत्सर्जन कर रहा है या बाहर निकाल रहा है। अब बाहर निकालेगा तो इसकी ऊर्जा में कमी आएगी, और कमी आएगी तो मैंने कहा था कि जैसे जैसे ऊर्जा में कमी आती जाती है तो मतलब जो या ये बताया था मैंने कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है तो ऊर्जा का मान में बढ़ती है। अब ऊर्जा में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, कमी करेगा तो कहाँ से आएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। यानी कि जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो कहाँ से उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ पर चला जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। दोबारा से एक बार और देख लो कि अगर परमाणु द्वारा ऊर्जा का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, तो अवशोषण किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। अगर ऊर्जा का क्या कर रहा हो, उत्सर्जन कर रहा हो, उत्सर्जन मतलब बाहर निकल रही हो, बाहर निकल रही हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और इसकी नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कहाँ लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट था इसका बोर मॉडल, इधर लिख देता हूँ, बोर मॉडल चल रहा था अपना। 7 पॉइंट हो गए, 8वां पॉइंट देखो। अब इन इलेक्ट्रॉन के क्या हो रहा है, ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन के कारण एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और उस स्पेक्ट्रम का नाम क्या दिया गया, यानी कि ऊर्जा के अवशोषण व उत्सर्जन के कारण क्या प्राप्त होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें किसने बताई, 8 की 8 नील्स बोर ने, किसके लिए, परमाणु मॉडल या परमाणु के लिए इन्होंने बताई थी। तो वापस से रिपीट कर देता हूँ, बोर मॉडल की एक बात याद रखना, ये हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिरूप ही कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन को क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि केवल ये एक इलेक्ट्रॉन रखने वाली जो परमाणु उनके लिए लागू हो पाया, या उनके लिए दिया इन्होंने। इनके मुख्य बिंदु थे कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बता रखा है मैंने। दूसरा मैंने बताया कि जिन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उनको कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऊर्जा स्तर क्यों होते हैं कि जैसे जैसे इनमें क्या होता है, ऊर्जा के मान में कम वृद्धि होती जाती है जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती है, तो इसलिए ऊर्जा स्तर कहते हैं। कक्षाएं नाभिक के चारों से केंद्रीय वर्तों के रूप में होती है, और ये पूर्णांक के रूप में होती है। इनको KLMNO कह दो या 1 2 3 4 यानी नंबर दे देते हैं। नेक्स्ट था कि इन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन किन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें इनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। नेक्स्ट बताया था कि n का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है, यानी जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ऊर्जा मान बढ़ता जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। अगर मान लो ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, उत्सर्जन कर रहा है तो
उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और इस ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन के कारण एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। एक बात और बता दूं कि इन जो कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है 2n²। n का मतलब कोषों की संख्या। ये बात भी किसने बताई थी? नील्स बोर ने बताई थी। मतलब 2n² द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कोष में या कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो हम m वाली कक्षा में देखें कि m वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो m वाली कौन सी में है? 1 2 3 3 नंबर पे है, तो 2 और 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 नंबर पे है। अगर पहली का निकालते तो 1 का स्क्वायर करते, 2 3 ऐसे ऐसे निकालेंगे, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो m वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक बार नोट कर ले इसे, फिर इसकी क्या देखते हैं अपन, कमियां और देख लेते हैं। कमियां मतलब बोर मॉडल के जो मुख्य बिंदु थे वो तो हमने देख लिए। अब इसमें जो इन्होंने क्या क्या कमी छोड़ी, तो पहली कमी तो मैंने वैसे पहले ही बता दी है कि पहली कमी उन्होंने क्या छोड़ी, क्योंकि बोर मॉडल तो केवल एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु के लिए तो लागू हुआ, लेकिन अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणुओं के लिए ये क्या नहीं हुआ, लागू नहीं हो पाया। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु के लिए यह लागू नहीं हुआ। पहली कमी तो ये होगी। तो ये किन के लिए? जैसे हाइड्रोजन के लिए लागू हुआ, जैसे लिथियम 2+ हो, क्योंकि लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एक वो 2 त्याग देगा तो एक ही बचेगा इसका वायतम कोष। या कह दें कि भाई He+ हो, मतलब ऐसे कुछ इनके लिए ही लागू हो पाया। बाकी जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो या ज्यादा हो उनके लिए तो लागू हो ही नहीं पाया। नेक्स्ट कमी थी इसकी, जो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन के कारण जो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो उसको क्या दिया गया? उच्च भेदन वाली उपकरण से देखने पर देखा गया कि वह एक से अधिक लाइनों मतलब और में लाइनों में विभक्त था। इसके कारण का भी बोर ने नहीं दे सका आंसर, मतलब उच्च भेदन वाले उपकरण से रेखीय स्पेक्ट्रम को देखने पर यह एक से अधिक लाइनों में विभक्त था। और लास्ट कमी थी कि परमाणु है वो रासायनिक बंध बनाकर जो अणु बनाते हैं उस प्रक्रिया को भी यह स्पष्ट नहीं कर पाया। यानी परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं कर पाया। अणु बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं कर सका। तो ये थी बोर मॉडल की कुछ कमियां। तो अपने चैप्टर नंबर 7 में एक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। वो पार्ट कौन सा है? परमाणु सिद्धांत। यानी परमाणु सिद्धांत तो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने डाल्टन मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और लास्ट हमने बोर मॉडल भी पढ़ लिया। तो ये मॉडल तो अपने इस 7 चैप्टर के कंप्लीट हो गए, इसकी कमियां वगैरह सबने पढ़ ली। हम इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा? आवर्त सारणी वाला। तो ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।